हेलो, आप सब कैसे हैं? फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 1 का जो चैप्टर था, हम लोग उसको ख़त्म कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका जो रिव्यू क्वेश्चन है उस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपका जो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका यही वाला सही रहेगा। अगर आप स्कूल में आपको जो भी क्वेश्चन मिल रहा है, जो भी आपको आंसर मिल रहा है, वो भी मतलब आपका सही है। देखिए, जितना भी आप जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि उसका एक ही होता है। तो उसी प्रकार क्या है कि हम जो आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो भी सही रहेगा, और जो आपको स्कूल में जो प्रोवाइड किया गया है टीचर के द्वारा, वो भी आपका सही रहेगा। तो मेरा जो जवाब रहेगा रिव्यू क्वेश्चन का, जो चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, ताकि आप सब उसको अच्छा से समझ सकें, ठीक है? तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर 1 का पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज बिहेवियर? गिव एग्जांपल्स ऑफ ओवर्ट एंड कॉवर्ट बिहेवियर। यानी कि बिहेवियर क्या है, और उसका एग्जांपल दीजिए ओवर्ट का और कॉवर्ट का, ठीक है? तो देखिए, बिहेवियर रिफर्स टू एनी एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि देखिए, जितना भी जो इंसान है, जितना भी लोग जो इंडिविजुअल है, उनका जो भी बर्ताव जो होता है, जो भी बिहेवियर होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो आपका बिहेवियर है, ठीक है? इट इंक्लूड्स बोथ ओवर्ट विजिबल एंड कवर्ड हिडन एक्टिविटीज़। और ओवर्ट क्या है? जिसको हम लोग देख सकते हैं, ऐसा बिहेवियर जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो आपका ओवर्ट बिहेवियर हो गया। और कवर्ड यानी कि ऐसा बिहेवियर जो कि हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है? और यहाँ पर गिव एग्जांपल ऑफ ओवर्ट एंड कवर्ड। तो देखिए, ओवर्ट बिहेवियर, अब ये ओवर्ट बिहेवियर क्या है? ओवर्ट बिहेवियर इज बिहेवियर दैट कैन बी सीन एंड ऑब्जर्व बाय अदर्स। यानी कि ओवर्ट बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसको हम लोग देख सकते हैं दूसरों के द्वारा, ठीक है ना? जिसको हम लोग देख सकते हैं ना। तो ओवर्ट बिहेवियर मतलब कि जो भी इंसान लोग जो बिहेवियर जो कर रहे हैं, जो बर्ताव जो कर रहे हैं, और हम लोग उसको देख पा रहे हैं, वैसा बिहेवियर आपका ओवर्ट हो गया। और एग्जांपल के हिसाब से वॉकिंग, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो चलता है तो हम लोग को दिखता है कि वो इंसान चल रहा है ना, तो ऐसा बिहेवियर आपका ओवर्ट हो गया। फिर आपका टॉकिंग, कोई भी इंसान अगर बात कर रहा है तो वो आपका ओवर्ट हो गया। रीडिंग, यानी कि कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट अगर वो पढ़ाई कर रहा है और वो रीड कर रहा है कोई भी किताब, तो वो आपका ओवर्ट हो गया। फिर आपका राइटिंग, हम लोग देख सकते हैं प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि कोई इंसान कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, तो ऐसा बिहेवियर जिसको हम लोग देख सकते हैं दूसरों के द्वारा, या हम खुद किसी को देख रहे हैं, तो वो आपका ओवर्ट बिहेवियर हो गया। और आपका कवर्ट बिहेवियर क्या होता है? देखिए, कवर्ट बिहेवियर इज ए बिहेवियर दैट कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली। यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसको हम लोग डायरेक्टली देख नहीं सकते, यानी कि हम लोग अपने आंखों से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इट टेक्स प्लेस इट्स इनसाइड द माइंड। यानी कि ये बिहेवियर क्या होता है, वो माइंड के अंदर होता है, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल के हिसाब से आपका थिंकिंग, कोई भी इंसान, अगर कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल अगर वो सोच रहा है, तो वैसा जो सोच है, जो कोई इंसान सोच रहा है, तो वो आपका कवर्ट बिहेवियर हो गया, लेकिन वो आपका दिखाई नहीं दे रहा है। वो वही उसी इंसान को पता है कि वो क्या सोच रहा है, ठीक है? जैसे कि आपका हो गया रिमेंबरिंग, अगर कोई कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है, तो ये बिहेवियर आपका कवर्ट हो गया, यानी कि वो दिमाग में हो रहा, मन में हो रहा, माइंड में हो रहा है ना। इमेजिनिंग, कुछ इमेजिन कर रहा है वो। फीलिंग हैप्पी, वो अंदर ही अंदर वो कुछ खुश हो रहा, मुस्कुरा रहा है। जैसे कि हम लोग कभी बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर कुछ सोचता है, कोई मेमोरी को याद करता है, कुछ पास्ट का कुछ पल जो होता है, जो हैप्पी मोमेंट जो होता है, तो कोई इंसान, कोई बच्चा उस पल को सोच करके वो अंदर ही अंदर मुस्कुराता है। तो वैसा जो बिहेवियर है वो आपका कवर्ट हो गया। फीलिंग एंग्सियस, यानी कि वो एंग्सियस फील कर रहा है, वो घबराहट फील कर रहा है, ठीक है ना? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। मतलब कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, आप साइंटिफिक साइकोलॉजी को पॉपुलर नोशन से आप कैसे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना? देखिए, साइंटिफिक साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग को स्टडी करते हैं फैक्ट्स को लेकर, या फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट करके कुछ स्टडी कर रहे हैं, या फिर हमारे पास कोई तथ्य है ना, जैसे कि हमारे पास कोई एविडेंस है। साइंटिफिक का मतलब क्या है कि
जब भी कोई स्टडी या कुछ भी हम लोग जो स्टडी जो करते हैं वो एक सिस्टमेटिक के प्रोसेस के हिसाब से होता है, जिसमें हम लोग फैक्ट्स को लेकर स्टडी करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग स्टडी करते हैं ना। तो वैसा आपका हो गया साइंटिफिक साइकोलॉजी, ठीक है। और पॉपुलर नोशंस का मतलब कि कुछ धारणा ही होता है, कुछ कॉमन बिलीफ होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है ना, तो समाज में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या होता है कि हर इंसान की एक नॉर्मल एक धारणा है, यानी कि नॉर्मल कुछ सोच है, बिलीफ है, लेकिन वो साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि एक जो आम आदमी जो होता है, एक जो नॉर्मल पर्सन जो होता है उसका सोच, और एक इंसान जो साइकोलॉजिस्ट है उसका सोच, तो दोनों में आपका अंतर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो अगर वो कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, तो वो साइंटिफिक होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान, वो साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो एक्सपेरिमेंट किया है, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करेगा, वो फैक्ट्स को देख कर बात करेगा, और वो सिस्टमेटिक प्रोसेस के हिसाब से बात करेगा, ठीक है। और एक आम इंसान है, जो नॉर्मल इंसान है ना, वो बिलीफ में जाएगा, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जाएगा, और वो कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, यानी कॉमन बिलीफ। यानी कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान अगर साइकोलॉजी का पढ़ाई कर रहा है, तो हर इंसान को क्या लगता है कि वो माइंड रीड कर सकता है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो बस का अनुमान लगा सकता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या सोच रहा है वो कोई भी साइकोलॉजिस्ट लोग बोल नहीं पाएगा, है ना, जब तक कि एक अच्छा वेल ट्रेन ना हो, है ना। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि साइंटिफिक साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान साइंटिफिक हिसाब से बात करेगा, कोई भी इंसान फैक्ट्स को रख कर बात करेगा। और पॉपुलर नोशंस का मतलब क्या होता है कि जो एक आम इंसान, एक आम आदमी, यानी कि नॉर्मल पर्सन, वो उसका क्या बिलीफ है, उसका क्या धारणाएं है, उसका क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से वो तथ्यों को रखेगा, है ना। तो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी? तो देखिए इसका आंसर क्या है। साइंटिफिक साइकोलॉजी इज द सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या है? एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक स्टडी है, किसका? ह्यूमन बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेसेस का, है ना। यानी कि कोई भी इंसान बिहेव कैसे करता है, कोई भी इंसान के अंदर का जो माइंड है वो प्रोसेस कैसे करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल प्रोसेसेस। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं, और आपका माइंड कैसे काम करता है, आपका माइंड कैसे प्रोसेस करता है, उसको हम लोग साइंटिफिक हिसाब से हम लोग उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। इट यूजेस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर। और ये क्या करता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करता है कि वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और रिसर्च करता है, ताकि वो समझ सके बिहेवियर को और उसको एक्सप्लेन कर सके, है ना। ये आपका साइंटिफिक साइकोलॉजी होता है। और देखिए पॉपुलर नोशन क्या है, यानी कि जो नॉर्मल जो धारणाएं जो होता है, जो एक समाज का परसेप्शन क्या होता है ना, एक नॉर्मल पीपल का परसेप्शन क्या होता है। पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी आर बेस्ड ऑन कॉमन बिलीव्स, पर्सनल ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस एंड असम्पशन। यानी कि पॉपुलर नोशन क्या है? पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी आर बेस्ड ऑन कॉमन बिलीव्स, यानी कि एक जो बिलीफ सिस्टम जो बना है एक समाज में, एक कम्युनिटी में, एक साइकोलॉजी को लेकर, ठीक है। और एक आपका पर्सनल ओपिनियन, यानी कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का कुछ अपना निजी कुछ ओपिनियन होता है ना, व्यक्तिगत ओपिनियन होता है। एक्सपीरियंसेस, यानी कि उसका कुछ अपना फीलिंग्स होगा, अपना उसका कुछ थॉट्स होगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो धारणाएं बनाएगा। और एजम्पशन, यानी कि वो एज्यूम करेगा, है ना। दे आर नॉट ऑलवेज टेस्टेड साइंटिफिकली एंड मे समटाइम्स बी इनकरेक्ट। तो ये जो पॉपुलर नोशन है, जैसे कि आपका कॉमन बिलीव्स हो गया, पर्सनल ओपिनियन हो गया, असम्पशन हो गया, ये एक्सपीरियंसेस हो गया, ये सब क्या है कि आपका साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि जो भी इंसान जो अपने हिसाब से धारणाएं बना रहा है या अपने हिसाब से कुछ पर्सनल ओपिनियन दे रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा करेक्ट ही रहे, है ना। और इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखिए एक साइंटिफिक साइकोलॉजी और पॉपुलर नोशंस के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करता है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस। साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करता है, वो स्टडी करता है साइंटिफिक रिसर्च में और एविडेंस के हिसाब से वो बात करता है, ठीक है। और पॉपुलर नोशन यानी कि बेस्ड ऑन बिलीव्स, ओपिनियंस एंड कॉमन सेंस। पॉपुलर नोशंस किस पे आधारित है, एक कॉमन बिलीव्स में, ओपिनियंस में, कॉमन सेंस में, यानी कि खुद का जो पर्सनल ओपिनियन जो होता है, ठीक है। फिर आपका
साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या है? यूजेस ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स। साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करता है? वो कौन सा तरीका को अपनाता है? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। पहले साइंटिफिक साइकोलॉजी क्या करेगा? वो ऑब्जर्व करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर वो क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव मेथड को का इस्तेमाल करेगा। साइंटिफिक साइकोलॉजी का एक अपना प्रोसेस होता है, ताकि तब वो क्या कर सकता है कि वो किस तथ्य में या किसी कंक्लूजन में, मतलब किसी कंक्लूजन में वो पहुंच सकता है। ठीक है। और आपका पॉपुलर नोशंस क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड अजम्पशन। और जो पॉपुलर नोशन से क्या है, वो डिपेंड करता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, ये वो डिपेंडेंट है, और अजम्पशन में, है ना, कि वो अज्यूम करता है, वो प्रोबेबिलिटी करता है ना। और तीसरा अंतर क्या है? फाइंडिंग कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। तो साइंटिफिक साइकोलॉजी में क्या होता है? जो भी हम लोग खोजते हैं या जो भी चीज़ हम लोग ढूंढते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं और उसको वेरीफाइड भी कर सकते हैं। तो साइंटिफिक में क्या होता है कि जो भी हम लोग का जो कंक्लूजन आएगा या कुछ भी हम लोग खोजेंगे, फाइंडिंग करेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं और हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है। और पॉपुलर नोशंस का तीसरा आपका अंतर, आइडियाज़ आर ऑफन नॉट टेस्टेड साइंटिफिकली। तो पॉपुलर नोशन में क्या होता है कि जो भी इंसान, कोई भी जो नॉर्मल जो इंसान जो होता है, वो कुछ भी सोच रहा है या विचार कर रहा है या वो आइडियाज़ को क्रिएट कर रहा है, तो वो आपका टेस्टेड नहीं है साइंटिफिकली, है ना, क्योंकि उसका खुद का बिलीफ है, खुद का ओपिनियन है, तो उसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई एक साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, तो उस चीज़ का कोई टेस्टेड भी नहीं हो सकता है और उसको हम लोग वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं। और चौथा आपका डिफरेंस क्या है? प्रोवाइड्स रिलायबल एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। यानी क्या करता है, जब हम लोग कंक्लूजन में आते हैं, जब हम लोग एक तथ्य में आते हैं, रिजल्ट में आते हैं, तो वो क्या है कि आपका एक्यूरेट भी होता है। और वो आज हम जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो आने वाला समय में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो आपका रिलायबल भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा, और उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। यानी कि किसी तथ्य में अगर हम लोग पहुँचते हैं और फ्यूचर में कोई उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता है, सेम आपका किसी मुद्दा में, सेम किसी टॉपिक में, तो वो भी आपका रिलायबल भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। अगर आज हम जो एक्सप्लेनेशन किए हैं, फ्यूचर में भी लोग उसको वैसे एक्सप्लेनेशन का को भी करेगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ ऐड ऑन कर देगा या कुछ ऐड कर देगा, यानी कि हम जो बात बताएं उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक साइंटिफिक प्रोसेस के हिसाब से हम लोग उसको मतलब निकाले हैं, कंक्लूजन निकाले, ठीक है। और पॉपुलर नोशंस में क्या है? चौथा, एक्सप्लेनेशंस में भी इनएक्यूरेट और बायस। यानी कि पॉपुलर नोशन में क्या होता है कि जो हम लोग जो धारणाएं जो बना रहे हैं, जो हम लोग ओपिनियन जो बना रहे हैं, वो आपका जो एक्सप्लेनेशन उसका जो होगा वो आपका हो सकता है वो एक्यूरेट ना हो, या फिर हो सकता है वो बायस हो। यानी कि एक होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका दोस्त है ना, और कोई अजनबी इंसान है ना, तो मैक्सिमम क्या होता है कि अगर आपका कोई दोस्त रहेगा तो आप उसमें बायस रहेंगे, क्योंकि आपको उसमें बिलीव रहेगा कि हाँ ये इसको हम जानते हैं, इसको पहचानते हैं, तो ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। लेकिन अगर अजनबी जितना भी वो सच हो, जितना वो सही क्यों ना कह रहा हो, फिर भी आप अजनबी बात का आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप उसको नहीं पहचानते हैं, उसको आप नहीं जानते हैं। लेकिन आप अपने दोस्त को जानते हैं, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है, तो इसका जितना भी जो अंडरस्टैंडिंग है आपको पता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, फिर भी आप क्या करेंगे, आप अपना दोस्त के प्रति आप बायस रहेंगे, है ना। तो ये बायस का मतलब क्या होता है कि किसी को फेवर करना, एक सिंपल भाषा में, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक है। और तीसरा देखिए, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, आप उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कीजिए, है ना, कि उसके बारे में बताइए कि साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा हुआ, ठीक है। तो आंसर देखिए, साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइकी, सोल, एंड logos study, meaning the study of the soul. द वर्ड द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। यानी कि जो साइकोलॉजी का जो वर्ड है वो आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला आपका क्या है? साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है? सोल। और दूसरा आपका लोगस, यानी कि स्टडी। साइकी मतलब सोल और लोगस मतलब स्टडी, ये दोनों शब्द मिलकर आपका बनता है साइकोलॉजी, ठीक है। मीनिंग द स्टडी ऑफ द सोल, यानी कि सोल के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी आपका कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका? एंशिएंट पीरियड, यानी कि प्राचीन काल का समय भी आप बोल सकते हैं, या बहुत ओल्ड टाइम बोल सकते हैं, जब आपका सिविलाइजेशन जब आपका हो रहा था, है ना। अर्ली फिलोसफर इन इंडिया, ग्रीस, चाइना एंड इजिप्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर।
साइकोलॉजी क्या है कि वो आपका पहले से नहीं था। एंशिएंट पीरियड में साइकोलॉजी की जगह में आपका क्या था, फिलॉसफी था। ठीक है, तो वहाँ के जो फिलोसोफर जो थे, जो फिलोसफी को स्टडी करते थे, जैसे कि इंडिया में, ग्रीस में, चाइना में, इजिप्ट में, वो कोशिश करते थे कि ह्यूमन नेचर को समझने का। ठीक है, साइकोलॉजी वाज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। तो जो साइकोलॉजी है वो आपका फिलोसफी से ही निकला है। ठीक है, लेकिन एंशिएंट पीरियड में क्या था कि साइकोलॉजी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था, पहले आपका फिलोसफी था। ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी जो है वो आपके फिलोसफी से ही निकला है। ठीक है, और दूसरा स्टेज क्या था आपका, स्टडी ऑफ द माइंड। लेटर साइकोलॉजी कैम टू बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द माइंड। बाद में क्या हुआ, साइकोलॉजी आया जिसको हम लोग डिफाइंड किए स्टडी ऑफ द माइंड। जब क्या हुआ कि फ़िलासफ़ी में क्या हुआ था कि फ़िलासफ़ी में जो भी हम लोग कुछ आइडियाज़ क्रिएट करते थे या कुछ सोचते थे, कुछ विचार करते थे, तो उसका कोई साइंटिफिक कोई कंक्लूज़न नहीं था, उसका कोई साइंटिफिक कोई प्रोसेस नहीं था। बस कोई भी इंसान सोचा, जैसे कि पहले फ़िलासफ़ी में क्या होता था कि कोई इन्वायरमेंट के बारे में सोचा है, कोई दुनिया के बारे में सोचा है, कोई आत्मा के बारे में सोचा है, कोई भगवान के बारे में सोचा है। तो जितने भी जो फ़िलासफ़र थे, जो जितना भी जो सोच जो था, जो थॉट जो था, उसको हम लोग साइंटिफिक के हिसाब से हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते थे। लेकिन बात जब आपका हुआ ह्यूमन नेचर का, माइंड का, बिहेवियर का, तो कुछ फिलोसोफर ऐसे थे जो चाहते थे कि हम लोग ह्यूमन नेचर को साइंटिफिक हिसाब से स्टडी करें, माइंड को स्टडी करें, बिहेवियर को स्टडी करें। तो जब एक आपका नया जब वर्ड आया साइंटिफिक स्टडी, तो उसके बाद क्या हुआ, साइकोलॉजी का जन्म हुआ। फिलोसफी में क्या हुआ, जितना भी जो थॉट था, जितना भी जो सोच है, विचार है, वो उसमें हम लोग उसको हम लोग साइंटिफिक हिसाब से हम लोग बात नहीं करते थे, किसी फैक्ट्स में या किसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग बात नहीं करते थे। लेकिन जब बात आया ह्यूमन नेचर का, जब बात आया माइंड का, बिहेवियर का, कि इंसान का नेचर कैसा है, इंसान का माइंड कैसे काम करता है, इंसान का बिहेवियर क्या है, जब बात हुआ इस चीज़ का, तो कुछ फिलोसफर जो थे जो चाहते थे हम लोग इस चीज़ को हम लोग साइंटिफिक हिसाब से या साइंटिफिक प्रोसेस को अप्रोच करें, है ना। तब क्या हुआ, साइकोलॉजी का जन्म हुआ। तब क्या हुआ कि फ़िलासफ़ी से एक नया पार्ट बना साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी क्या है कि आपका पहले से नहीं था, वो फ़िलासफ़ी का एक हिस्सा है साइकोलॉजी। ठीक है, अब क्या हुआ, साइकोलॉजी का जब जन्म हुआ, जब साइकोलॉजी एक नया जब डिसिप्लिन बना, तब क्या हुआ कि हम लोग ह्यूमन नेचर को, माइंड को और बिहेवियर को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग साइंटिफिक हिसाब से साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका क्या है, स्टडी ऑफ द माइंड। जब आपका साइकोलॉजी का जब जन्म हुआ, तब क्या हुआ कि हम लोग जो माइंड को स्टडी करने लग गए, यानी कि साइंटिफिक के हिसाब से। साइकोलॉजी कैम टू बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द माइंड। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मेंटल प्रोसेसेस सच एस थिंकिंग, मेमोरी एंड इमोशंस। फिर क्या हुआ, जब साइकोलॉजी का जब जन्म हुआ, तो जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट जो थे, जो साइकोलॉजी को स्टडी करते थे, यानी कि जो साइकोलॉजी को स्टडी करता है वो आपका साइकोलॉजिस्ट हुआ। ठीक है, तो जितने भी जो साइकोलॉजिस्ट जो थे वो कोशिश करने लगे समझने का, किसको, मेंटल प्रोसेस को और थिंकिंग को, मेमोरी को और इमोशन को। ठीक है, फिर आपका तीसरा स्टेज क्या होता है, आपका साइंटिफिक बिगिनिंग। ठीक है, इन 1879 विलहेल्म वुंड स्टैब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी। अब साइंटिफिक बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ कि दूसरा स्टेज में क्या हुआ कि आपका साइकोलॉजी का जन्म हो गया, है ना। यानी कि साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी करने शुरू कर दिया। लेकिन बात क्या आता है कि हम लोग जो भी जो स्टडी करेंगे, माइंड को, बिहेवियर को, ह्यूमन नेचर को, वह साइंटिफिक होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, जब साइकोलॉजी का जन्म हुआ, उसके बाद तीसरा स्टेज आपका आता है साइंटिफिक बिगिनिंग। अब क्या हुआ है कि हम लोग इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक साइंटिफिक के हिसाब से हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग साइंटिफिक हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। तो 1879 में क्या हुआ कि विल्हेम वुंड के द्वारा एक लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी कि लेबोरेटरी का आपका निर्माण हुआ। किनके द्वारा, विल्हेम वुंड के द्वारा। साल कौन सा था, 1879। कहाँ पर, आपका जर्मनी में। ठीक है, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। और यहीं से क्या हुआ, आपका साइकोलॉजी का शुरुआत हुआ एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। यहीं से क्या हुआ, आपका साइकोलॉजी को हम लोग क्या बोलने लग गए, साइंटिफिक डिसिप्लिन बोलने लगे, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्ट्स में एक एक्सपेरिमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं, एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तब अब यहाँ से क्या हुआ, आपका एक साइंटिफिक डिसिप्लिन का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर चौथा क्या, आपका स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस।
अब क्या हुआ है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस में हम लोग स्टडी करने लगे, यानी कि जैसे कि आपका थॉट्स हो गया, आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपका विचार हो गया। कॉन्शियस का मतलब क्या है कि अवेयरनेस, ठीक है, और एक्सपीरियंस का मतलब फीलिंग्स, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो फील कर रहा है, जैसे कि थिंकिंग हो गया, रिमेंबरिंग हो गया, है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया, कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। Psychologists like William James focused on the study of conscious experiences and mental activities. साइकोलॉजिस्ट जैसे कि विलियम जेम्स, वो क्या के स्पेशली फोकस करते थे कहाँ, किस में, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में और मेंटल एक्टिविटीज़ में। वो क्या जो विलियम जेम्स जो थे, वो क्या स्टडी करते थे, कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को और मेंटल एक्टिविटीज़ को। फिर आपका फिफ्थ क्या है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि चौथा क्या था, आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस को हम लोग स्टडी करते थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका समय बीता, जैसे जैसे आपका टाइम निकलते गया, फिर साइकोलॉजिस्ट लोग किस पे फोकस करने लगे, आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच में, यानी कि बिहेवियर। पहले क्या था, एक्सपीरियंसेस, यानी कि मेंटल प्रोसेस में जो भी आपका में रिमेंबरिंग हो गया, थॉट्स हो गया, उसमें लोग स्टडी करते थे कॉन्शियस को लेकर, ठीक है। फिर जैसे आपका टाइम आपका बीतता गया, तो वैसे फिर एक बिहेवियर अप्रोच आने लगे, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिहेवियर को भी स्टडी करेंगे, हम लोग बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आपका फिफ्थ क्या है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच। इन द अर्ली 20th century, psychologists such as John B. Watson argued that psychologists should study only observable behavior rather than mental processes, ठीक है। और फिफ्थ में क्या हुआ, जब आपका बिहेवियरिस्ट अप्रोच का जब शुरुआत हुआ, तो साइकोलॉजिस्ट जैसे कि आपका जॉन बी वाटसन, उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या आर्ग्यू किया कि साइकोलॉजी शुड स्टडी ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रादर देन मेंटल प्रोसेसेस। यानी कि जो जॉन बी वाटसन जो थे, उनका क्या आर्ग्यूमेंट था कि हम लोग को फोकस करना चाहिए ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में, यानी कि जो बिहेवियर जिसको हम लोग देख सके उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ना कि हम लोग मेंटल प्रोसेसेस में, ठीक है। यानी कि एक सिंपल से हिसाब से अगर हम आपको बताएं, इनका जो स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो था विलियम जेम्स का, इनका अधिकतर किस में फोकस था, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस में और मेंटल एक्टिविटीज़ में। लेकिन ये जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है और मेंटल एक्टिविटीज़ है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते। क्यों प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या है, वह किसी का पर्सनल फीलिंग्स है, और मेंटल एक्टिविटीज़ क्या है, किसी का पर्सनल एक्टिविटी है, यानी कि वो मन में क्या सोच रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, उसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम लोग साइंटिफिकली स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसलिए क्या हुआ कि बाद में जो जॉन बी वाटसन जो थे, उन्होंने भी स्टडी किया, है ना। तो उनका आर्ग्यू क्या था कि हम लोग को मेंटल प्रोसेस को स्टडी नहीं करना चाहिए, हम लोग को एक्सपीरियंस को स्टडी नहीं करना चाहिए, हम लोग को फोकस करना चाहिए बिहेवियर में, क्योंकि बिहेवियर दिखता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, कोई इंडिविजुअल है, वो अंदर क्या फील कर रहा है, वो अंदर क्या सोच रहा है, तो उसको हम लोग एक्यूरेट हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, हम लोग उसको अनुमान लगा नहीं सकते, है ना। लेकिन जो बिहेवियर है, जो कि दिखता है बाहर से, यानी कि कोई भी इंसान का जो बर्ताव है, कोई भी इंसान का जो बिहेवियर है, हर कोई इंसान देख सकता है। तो ये क्या है कि एक हिसाब से ऑब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि कोई भी इंसान किसी चीज़ को देखेगा तो सबको सेम ही लगेगा। अगर कोई बिहेवियर है जो बाहर से दिख रहा है, तो सभी के लिए वो एक जैसा ही रहेगा। लेकिन कोई इंसान अंदर में क्या सोच रहा है, तो हर इंसान का जो ओपिनियन जो रहेगा वो सबका अलग अलग रहेगा। हो सकता है कि कोई इंसान कुछ और सोचेगा, हो सकता है कोई दूसरा इंसान कुछ और सोचेगा। तो एग्जैक्ट वो ये समझ नहीं पाएगा कि जो पर्टिकुलर जो इंसान है, वो मन में क्या सोच रहा है, वो उसका एक्सपीरियंस वो क्या फील कर रहा है। यानी कि कोई पर्टिकुलर इंसान, हर इंसान के अलग अलग सोच रहेगा, लेकिन जो बिहेवियर है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो आप भी सेम वही चीज़ देखेंगे, है ना। तो इसलिए जॉन बी वाटसन का आर्गूमेंट क्या था कि हम लोग को फोकस करना चाहिए बिहेवियर में, जो कि वो ऑब्जर्वेबल है, लेकिन हम लोग को मेंटल प्रोसेस को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई
ये नहीं है, कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, लेकिन बिहेवियर का हम लोग उसको देख सकते हैं और हम लोग अनुमान लगा भी सकते हैं, लेकिन मेंटल प्रोसेस का हम लोग अनुमान लगा नहीं सकते। कोई भी इंसान क्या सोच रहा है मन में, उसको हम लोग जान नहीं सकते। इसलिए जॉन बी वैटसन का ये आपका आर्गूमेंट था, ठीक है। फिर आपका सिक्स्थ में क्या हुआ, फिर जैसे जैसे आपका टाइम बीता, फिर आपका निर्माण हुआ मॉडर्न साइकोलॉजी का, यानी कि टुडे साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो मॉडर्न साइकोलॉजी यानी कि अभी का समय में हम लोग साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी किसका? बिहेवियर का और मेंटल प्रोसेसेस का, ठीक है। इट एग्जामाइंस हाउ पीपल थिंक, फील, लर्न, रिमेंबर एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। ये क्या करता है? ये क्या करता है? वो कोशिश करता है सोचने का, समझने का। वो बताता है कि कैसे कोई इंसान सोचता है, कैसे वो इंसान फील करता है, कैसे कोई इंसान लर्न करता है यानी कुछ कोई स्किल सीखता है, कैसे कोई इंसान रिमेंबर करता है, और कैसे वो कोई भी इंसान वो इंटरेक्ट करता है किसी और से, ठीक है। चौथा क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर विच कोलैबोरेशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद अदर डिसिप्लिन्स कैन बी फ्रूटफुल। तो ऐसा कौन सा समस्या है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट को किसी और दूसरा डिसिप्लिन के साथ हम लोग को कोलैबोरेट कर सके, ठीक है, जो कि एक फ्रूटफुल साबित हो सके, ठीक है। टेक एनी टू प्रॉब्लम्स टू एक्सप्लेन, यानी कि कुछ दो प्रॉब्लम को लो और उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो देखिए ऐसा कौन सा डिसिप्लिन हो सकता है जिसको हम लोग साइकोलॉजिस्ट के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी कि हम उसको कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो जवाब देखिए, साइकोलॉजिस्ट ऑफन वर्क विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स बिकॉज मैनी ह्यूमन प्रॉब्लम्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए सिंगल पर्सपेक्टिव। ये क्या कह रहा है? देखिए जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अक्सर वो दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ वो काम करते हैं, है ना। जैसे कि दूसरा जो डिसिप्लिन जो होता है और दूसरा जो सब्जेक्ट हो जो होता है, एरिया जो होता है, तो अक्सर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो दूसरों डिसिप्लिन के साथ या दूसरा एक्सपर्ट के साथ वो काम करने का कोशिश करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, वो लोग साथ काम करने की कोशिश करते हैं ताकि ह्यूमन प्रॉब्लम्स को समझ सके। जो ह्यूमन जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक ही सब्जेक्ट के थ्रू या एक ही डिसिप्लिन के थ्रू हम लोग एक कोई भी जो सोच है, कोई भी जो प्रॉब्लम है, हम लोग उसको समझ नहीं सकते। यानी कि जैसे कि साइकोलॉजी है ना, तो साइकोलॉजी के ही हिसाब से हम लोग कोई भी ह्यूमन नेचर जो होता है, ये ह्यूमन प्रॉब्लम जो होता है, हम सब एक ही सिंगल पर्सपेक्टिव से हम लोग उस चीज़ का हम लोग सोल्यूशन नहीं पा सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो और भी जो दूसरा जो एक्सपर्ट है, दूसरा जो डिसिप्लिन है, उसके साथ वो क्या करते हैं, वो साथ में काम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो क्या कर सकें, ह्यूमन प्रॉब्लम को और ज़्यादा जान सके और उसको सोल्यूशन में बदल सके, है ना। साइकोलॉजी को क्या करना पड़ता है कि दूसरा एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ना पड़ता है, दूसरा एक्सपर्ट के साथ भी हाथ मिलाना पड़ता है ताकि हम लोग ह्यूमन को ज़्यादा समझ सकें, ठीक है। कोलैबोरेशंस हेल्प इन फाइंडिंग बेटर सोल्यूशन। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो आपका होता है आपका हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट वर्क विद डॉक्टर्स, नर्स एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स टू अंडरस्टैंड हाउ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर अफेक्ट फिजिकल हेल्थ, यानी कि हेल्थ प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वे डॉक्टर के साथ, नर्स के साथ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ वो जुड़ते हैं, वो काम करने का कोशिश करते हैं ताकि वो समझ सके कि थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर कैसे फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है, कैसे फिजिकल हेल्थ को ख़राब करता है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है ना, तो अगर मान लीजिए कोई बीमार इंसान है, अगर वो बीमार है तो कभी भी क्या होता है कि अगर वो इंसान अगर वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, अगर वो इमोशन के साथ, है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जो बीमारी ठीक होने का रहेगा वो ठीक होगा भी नहीं, है ना। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का कहना क्या है कि अगर कोई इंसान फिज़िकली अगर वो बीमार है, जैसे कि कोई भी डिजीज़ हो, तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जो थॉट्स है, इमोशंस है, जो बिहेवियर है, आपका पॉजिटिव रहे ताकि वो इंसान जल्द से जल्द ठीक हो सके, है ना। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो डॉक्टर के साथ
और नर्स के साथ और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक साथ रहकर वो काम करते हैं ताकि वो समझ सकें कि थॉट्स के वजह से, इमोशंस के वजह से, बिहेवियर के वजह से कैसे फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के हिसाब से देखिए, स्ट्रेस कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज। स्ट्रेस क्या होता है कि एक तनाव, जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑफिस में काम करता है या कोई इंसान, कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई की वजह से या ऑफिस के काम की वजह से कोई इंसान, कोई बच्चा अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो वो स्ट्रेस क्या करेगा, वो ब्लड प्रेशर को हाई करेगा और कभी कभी क्या हो सकता है कि हार्ट डिजीज़ भी हो सकता है ना। तो स्ट्रेस क्या करता है, लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि छोटा मोटा जो तनाव जो रहता है ना वो ठीक है, लेकिन कोई अगर इंसान, कोई बच्चा अगर किसी काम की वजह से या किसी पढ़ाई की वजह से ज़्यादा तनाव ले लिया, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो कभी कभी डर भी रहता है ना कि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, हम कैसे परफॉर्म करेंगे। या कोई इंसान जो ऑफिस में काम करता है, उसको कोई प्रेजेंटेशन दिया है ना बॉस के द्वारा, है ना, अगर मान लीजिए वो टाइम पर अगर वो कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको डर भी रहेगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेस बढ़ेगा। तो स्ट्रेस क्या करता है, कभी कभी अगर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो हेल्थ प्रॉब्लम भी बन सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिजीज़ का भी कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आ सकता है। साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल मैनेज स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड अनहेल्दी हैबिट्स। और यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो मदद करते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा अगर वो स्ट्रेस ले रहा है तो वो क्या करेंगे, साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वैसे इंसान को, वैसा बच्चा को मैनेज करेंगे कि तुमको स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, एंग्जाइटी ज़्यादा नहीं लेना है और जो भी अनहेल्दी हैबिट्स है उसको कम करना है ना। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो मदद करते हैं ऐसे लोगों का। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा है अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करेंगे, उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेंगे। जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और कोई भी अनहेल्दी हैबिट्स है जिसका वजह से हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आ रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को भी सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर्स ट्रीट द फिजिकल इलनेस वाइल साइकोलॉजिस्ट हेल्प इम्प्रूव मेंटल वेलबींग एंड हेल्दी बिहेवियर। और डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो फिजिकल इलनेस को ट्रीट करेंगे, जैसे कोई फिजिकली कोई इल है ना, मान लीजिए किसी को बुखार है या मलेरिया है या जॉन्डिस है, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, वो फिजिकल बॉडी को ट्रीट करेंगे, वो केयर करेंगे, वो उसको उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जबकि साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करेंगे कि वैसा पेशेंट को मेंटल जो अंदर से जो समस्या चल रहा है, थॉट्स का समस्या, इमोशन का समस्या या एंग्जाइटी का समस्या, स्ट्रेस का समस्या, कभी कभी होता है ना कि कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के साथ जब जुड़ता है तो पेशेंट को डर रहता है कि डॉक्टर कुछ कहेंगे तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो पैनिक हो जाए, है ना। तो डॉक्टर क्या करेंगे, वो फिजिकल का वो ट्रीट करेंगे और साइकोलॉजिस्ट क्या करेंगे, वो पेशेंट का जो मेंटल जो हेल्थ है उसको ट्रीट करेंगे, वो मेंटल हेल्थ का केयर करेंगे, कौन, साइकोलॉजिस्ट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। Psychologists collaborate with environmental scientists, planners, and sociologists to understand how the environment influences human behavior। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं, किससे, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट लोग के साथ, है ना, फिर सोशियोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, ताकि वो समझ सके कि इन्वायरमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है किसको, ह्यूमन बिहेवियर को। कभी कभी होता है ना कि इन्वायरमेंट यानी कि आपका जो सराउंडिंग है, आपका जो माहौल है, आपका जो सराउंडिंग है, वो भी क्या करता है, किसी इंसान का माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रहा है तो बारिश की वजह से हो सकता है कि कोई इंसान को अच्छा लगेगा, कोई इंसान को ख़राब लगेगा। अगर कोई इंसान ऑफिस जा रहा है तो बारिश की वजह से वो गलत सोचेगा कि बारिश की वजह से हम ऑफिस नहीं जा पाए, है ना। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो स्कूल जा रहा है तो बारिश हो गया तो उस बच्चा को अच्छा फील होगा कि बारिश की वजह से अब हमको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट क्या करता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आपका नॉइस पॉल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर कैन कॉज स्ट्रेस एंड एग्रेशन। एक एग्जांपल के हिसाब से जैसे कि नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ओवर क्राउडिंग यानी बहुत भीड़ भड़ाका इलाका, नॉइस पॉल्यूशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर। समर सीजन में क्या होता है कि बहुत तापमान रहता है, बहुत गर्मी रहता है, बहुत ही हॉट वेदर रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग स्ट्रेस फील करते हैं या गुस्सा, चिड़चिड़ापन भी फील करते हैं। तो ये आपका उदाहरण है।
देयर फाइंडिंग हेल्प क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड इनकरेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर। और साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं कुछ अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम, जैसे कैंपेन हो गया, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, ताकि वो इनकरेज कर सके हर लोगों को, इंसान को, सिटीजन को, कि आप कैसे इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बना सकते हैं ना। जैसे कि आप इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हैं, आप बाग बगीचा लगा सकते हैं, बना सकते हैं, है ना, पार्क बना सकते हैं, फूल पेड़ पौधा आप लगा सकते हैं, जिसका वजह से क्या होगा, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपको जो सराउंडिंग है, वो आपका हरियाली रहेगा। आज जितना पौधा रहेगा, जितना पेड़ होगा, उसके वजह से क्या होगा कि आपको अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा, शीतल हवा मिलेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि गर्मी का मौसम में क्या होता है कि अगर ज़्यादा पेड़ नहीं होगा, उसके वजह से क्या होता है कि आपका जो हवा जो रहता है वो आपका शीतल नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं पर बाग बगीचा रहेगा, कहीं पर अगर पार्क होगा, या कहीं पर पेड़ ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर शीतल हवा आएगा। तो चाहे टेम्परेचर जैसा भी हो, या कैसा भी माहौल क्यों ना हो, तो उस पेड़ पौधे की वजह से, उस इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ का जो ऑक्सीजन जो रहेगा, वहाँ का जो हवा जो रहेगा, बहुत ही शीतल हवा रहेगा। तो कभी कभी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, ऐसे कैंपेन को भी रन करते हैं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम को भी रन करते हैं, चलाते हैं, ताकि इंसान को, सिटीजन को, कम्युनिटी को इनकरेज कर सके आप कैसे इन्वायरमेंट को आप इको फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक है, आज का जो क्लास हम उसको यहीं तक रखते हैं, और आगे का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन है उसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो बच्चा जो सवाल है उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।